हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगामी एग्जाम के 50 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमपी पटवारी एग्जाम, एमपीपीएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रो विथ ग्रेड्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, डार्विन, लेमार्क, मेंडल या डीवरिज। मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने अपने बगीचे में प्रयोग के माध्यम से आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित रहती है? ऑप्शन है, कोशिका भित्ति, लयनकाय, हरित लवक या सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो है यह वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? पारगम्य, अर्ध पारगम्य, गैर पारगम्य या स्वतंत्र पारगम्य। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली एक पतली अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो कि कोशिका की कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन है, सूत्रकणिका, केंद्रक, लयनकाय या केंद्रिका। इस प्रश्न का सही आंसर है लयनकाय, जिसे जिसे लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यह झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? ऑप्शंस हैं, पादाब, केंद्रक, खाद्यधानी या लयनकाय। खाद्यधानी में अमीबा अपना भोजन पचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, युग्मनज, अंडाणु, भ्रूण या शुक्राणु। इस प्रश्न का सही आंसर है अंडाणु। मादा युग्मक को अंडाशय भी कहा जाता है। इनका निर्माण कोशिका प्रजनन के दौरान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? ऑप्शन है, लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है, मेंडल ने, डार्विन ने, रदरफोर्ड ने या हुक ने। डार्विन ने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो ऑप्शन है, वसामय उत्तक, सहत अस्थि, हृदय मांसपेशी या एरिओरल उत्तक। हृदय मांसपेशी एक संयोजी उत्तक नहीं है। कार्डियक मांसपेशी उत्तक का निर्माण करती है जिसे मायोकार्डियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किससे मिलकर बना होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम या चीनी। कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, दिमाग को, जिगर को, फेफड़े को या हृदय को। इस प्रश्न का सही आंसर है फेफड़ा। बीमारी पैदा करने में सक्षम सूक्ष्म जीव आमतौर पर आंखों से, मुंह से, नाक से या यूरोजेनिक एरिया या त्वचा के घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पिता इज इक्वल टू माता। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज कहाँ की थी? तो ऑप्शन है, तालाब के जल में, सागर के जल में, मिट्टी में या मानव शरीर में। ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल में
सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की थी? लिवेनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी में शैवाल स्पाइरोगायरा की कोशिकाओं के बारे में खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? ऑप्शंस हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं का चयनात्मक पारगम्य भाग होता है। ये कुछ खास चीजों को ही अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आवाज के आधार पर, आकार के आधार पर, चाल या भोजन के आधार पर। अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार आवाज के आधार पर वर्गीकृत किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है? तो ऑप्शंस देखते हैं। टी स्वान ने, एम स्लीडन ने, जे पुराकिंजे ने या रुडोल्फ विर्शा ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रुडोल्फ विर्शा। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न पादप उत्तकों को किस आधार पर विभेजोतक उत्तक तथा स्थायी उत्तकों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शंस हैं। आकार के आधार पर, विभाजन क्षमता, स्थिति या इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विभाजन क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के एपिथेलियम उत्तक आहार नली के अस्तर तथा फेफड़ों की कुपिकाओं में वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सरल सल की एपिथेलियम, स्तरित की एपिथेलियम, पक्षमाभिकी स्तंभाकार एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम? इस प्रश्न का सही आंसर है सरल सल की एपिथेलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो ऑप्शंस हैं। प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा या एनिमेलिया? जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये मोनेरा जगत के जीवों के उदाहरण हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट तथा मशरूम पूछा जा रहा है। ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फंजाई, प्लांटी, मोनेरा या प्रोटिस्टा? इस प्रश्न का सही आंसर है फंजाई। अगला प्रश्न देखते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं। फल, संघनित पुष्प, कायिकलिका या पुष्प समूह? बंद गोभी का खाद्य अंश कायिकलिका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी जीव एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एम स्लीडन तथा टी स्वान ने, विर्शा ने, जे पुराकिंजे ने या लिवेनहॉक ने? इस प्रश्न का सही आंसर है एम स्लीडन तथा टी स्वान। अगला प्रश्न देखते हैं। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? ऑप्शंस हैं। अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या वृक्क का आकार? रंध्र को घेरने वाली दो रक्षक कोशिकाओं का आकार वृक्क के आकार की होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाओं की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं? ऑप्शंस हैं। सेलुलोज के कारण, पैक्टिन, लिग्निन या हेमीसेलुलोज के कारण? स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिका की भित्तियां लिग्निन के कारण मोटी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है?
तो ऑप्शन है जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर है कोशिका सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जियोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी या जेरेंटोलॉजी। फफूंद के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना या माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, कीट विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, ऊतक विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऊतक विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। ऑप्शंस हैं, गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केंद्रक। कोशिका के केंद्रक में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलम या स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रश्न का सही आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम पौधे में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में संचालित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस हैं, बायोमास, बफर, बाथोलिथ या बैराज। इस प्रश्न का सही आंसर है बायोमास। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो ऑप्शंस हैं, इलास्टिन, एपिडर्मिस, अरेक्टर पिली या कोलेजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरेक्टर पिली। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, कोशिका झिल्ली, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोटोप्लाज्म। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक शब्दावली में डैश के बीच में ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो ऑप्शंस हैं, सहजीविता, सहभोजिता, अन्योन्याश्रयवाद, परजीविता। इस प्रश्न का सही आंसर है सहभोजिता। यह दो जीवों के बीच के संबंध का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पंज एक क्या है? पूछा जा रहा है स्पंज क्या है? कवक, पादप, जीवाश्म या पशु? स्पंज एक प्रकार का पशु है। संघ पोरीफेरा में आने वाले जंतुओं को स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? तो ऑप्शंस है, शाखाओं की संख्या को गिनकर, पेड़ की ऊंचाई मापकर, तने का व्यास मापकर या तने में वलयों की संख्या को गिनकर। तने में वलयों की संख्या को गिनकर किसी भी पेड़ की सही आयु को ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस है, मोर, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग या ईमू। सबसे ऊंचा पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शंस हैं, डार्विन, हेकेल, अरस्तु या एडवर्ड जेनर। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? ऑप्शन है लवक, सूत्रकणिका, गोल्जी कॉय या कोशिका भित्ति। सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है इलायची में, दालचीनी में, लौंग में या केसर में। इस प्रश्न का सही आंसर है लौंग में। लौंग में पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो ऑप्शन देखते हैं। वेल, वेल शार्क, एलाइटिस या ड्रेको। वेल एक नियत तापी प्राणी है। वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद जिन प्राणियों के शरीर का तापमान अपरिवर्तित रहता है, वे नियत तापी प्राणी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साइरिंग्स किसमें वाक यंत्र होता है? उभयचरों में, सरीसृप में, पक्षी में या स्तनी में? साइरिंग पक्षी में एक वाक यंत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? हाथी है, व्हेल है, डायनासोर है या गैंडा है? व्हेल एक विशालतम स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। रदनक, दूसरा कृतंक, अग्रचर्वणक या चर्वणक। दूसरा जो कृदंत है हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया? इस प्रश्न का सही आंसर है गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर इनमें से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है 4 से 6 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 8 से 10 या 12 से 16 के बीच में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4 से 6 के बीच में खुली हुई ऑक्सीजन का स्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेब, आम, अमरूद या टमाटर। सेब एक आभासी फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि निर्धारण। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रतिध्वनि निर्धारण। अगला प्रश्न देखते हैं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? ऑप्शन है अल्फाल्फा, बांस, चारा या लाइकेन। इस प्रश्न का सही आंसर है बांस। बांस सबसे ऊंचा और सबसे मोटे प्रकार का पौधा होता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।